देखा था कि किस तरह की फिल्म जिसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों एक दूसरे के पैरेलल यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म थी। आज हम स्टडी करेंगे कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस किसी एंगल से इंक्लाइंड है, तो वह शेप्ड फिल्म। इस फिल्म में इंटरफ्रेंस किस तरह से होता है, आज इसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए, ये सपोज एक वैश शेप्ड फिल्म है और इसका लोअर सरफेस और अपर सरफेस एक दूसरे से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है और इसमें सपोज ये सोर्स एस से लाइट आ रही है और ये किसी पॉइंट डी पर अपर सरफेस के स्ट्राइक कर रही है। तो इस सरफेस पर ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और ये एंगल आई हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पी पॉइंट पर, जैसा कि हम जानते हैं, लाइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, पार्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पार्टली ट्रांसमिट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइट पी क्यू डायरेक्शन में चली गई एंड ट्रांसमिटेड लाइट वो फिल्म के अंदर, जिसका कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, सपोज म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इस फिल्म का, तो इसके अंदर एंटर कर गई। तो ये पीएफ डायरेक्शन में ये एंटर कर गई विद एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। तो एफ पॉइंट पर भी हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। ये दोनों नॉर्मल एक दूसरे को थीटा एंगल से कट करेंगे। एफ पॉइंट पे हमने कंसीडर किया कि टोटल रे रिफ्लेक्ट हो गई एफ ई डायरेक्शन में और ई पॉइंट से टोटल रे बाहर आ गई एच डायरेक्शन में, यानी पी क्यू और ई एच जो है ये पैरेलल रेज है। तो जैसा हम जानते हैं ये एंगल थीटा है, दोनों नॉर्मल के बीच में, अपर सरफेस और लोअर सरफेस के नॉर्मल के बीच का एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल है, तो ये आर प्लस थीटा होगा। और सपोज ये ई पॉइंट है जहाँ पर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न स्टडी करना है, तो ई पॉइंट से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो लोअर सरफेस को सपोज किसी पॉइंट जो है ए मान लेते हैं, किसी पॉइंट ए पर जो है ये इसको कट कर रहा है। तो यहाँ फिल्म की थिकनेस, क्योंकि फिल्म की थिकनेस इस बार वेरी कर रही है 0 से, और जहाँ तक फिल्म की थिकनेस है ये हमने टी कंसीडर कर लिया है इस पॉइंट पर, तो ये वेरी कर रही है। तो इस पॉइंट ई पर फिल्म की थिकनेस हमने टी कंसीडर कर ली। पी एफ रे को हमने आगे की ओर प्रोड्यूस किया, तो ये जो नॉर्मल है ई ए, इसको सपोज किसी पॉइंट एल पे कट कर रही है। तो पी एफ जो लाइन है, ये दोनों जो सरफेस लोअर वाली सरफेस पर नॉर्मल है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन बनेगी। तो ये एंगल आर प्लस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी फिर आर प्लस थीटा होगा। तो रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ई एफ ए और ट्राइंगल एल एफ ए ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये आर प्लस थीटा है, तो ये वाला एंगल भी फिर आर प्लस थीटा होगा। इस फिल्म के अंदर हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न स्टडी करना है। इंटरफ्रेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए, जैसा कि आप जानते हो, कि हमें दो नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक ई पॉइंट से हमने पी क्यू रे के ऊपर ड्रॉ किया नॉर्मल के ई, तो बियॉन्ड के ई रे का पाथ सेम है। और एक नॉर्मल हमने इस ई पॉइंट से इस पी एफ रे के ऊपर ड्रॉ किया जो इसे किसी पॉइंट एन पे कट कर रहा है। तो ये एंगल आई होगा, ये वाला एंगल आर होगा।
ये सपोज हमने कोई पॉइंट को ले लिया जहाँ पर ये दोनों फिल्म जो है इंक्लाइंड हो रही है एक दूसरे से। फिगर क्लियर हो गया अच्छी तरह से? बना लीजिए फटाफट इसको। सर हाँ सर पी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर है और एफ पॉइंट पे जो नॉर्मल है हाँ। वो दोनों पैरेलल तो है नहीं, तो फिर आर प्लस थीटा इक्वल कैसे होगा? एक्चुअल में 8th क्लास में या आई थिंक 9th क्लास में एक वो पढ़ाई जाती है थ्योरम कि जो नॉर्मल जो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं उनके नॉर्मल एक दूसरे को उसी एंगल से कट करते हैं जिससे वो सरफेसेस एक दूसरे को कट करते हैं। तो मैंने उसका रेफरेंस लेके ये एंगल थीटा डिफाइन किया। ओके सर। चलिए बन गया। चलिए फिर नो डायरी सर। में यस सर हो गया। चलिए तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करना है। इंटरफेरेंस पैटर्न स्टडी करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए? पार्ट सर डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस। तो पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया था के ई, तो बियॉन्ड के ई रे का पास सेम है। इसका मतलब जो पार्ट डिफरेंस होगा तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस delta will be equals to PFE in film minus PK in air। स्टेप वही हैं जो अब तक हमने फॉलो किए थे।
तो पी एफ इन फिल्म को हम लिख सकते हैं म्यू पी एफ प्लस एफ ई माइनस पी के से इट इज इक्वेशन नंबर 1। तो वही प्रॉब्लम यहाँ भी है, ये पाथ फिल्म में है, ये एयर में है, तो हमें इसका इक्विवेलेंट फिल्म के अंदर पाथ कितना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्नेल लॉ का यूज़ करना पड़ेगा। तो यूजिंग स्नेल्स लॉ तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग म्यू विल बी इक्वल्स टू साइन आई ओवर साइन आर एंड साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से पी के ओवर पी ई। पी के ओवर पी ई, ये साइन आई की वैल्यू हो गई। उसी तरह से साइन आर की वैल्यू जो होगी दैट विल बी पी एन ओवर पी ई, पी एन ओवर पी ई। तो पी ई कैंसिल हो गया, यानी पी के ओवर पी एन। और यहाँ से हम पी के की वैल्यू लिख सकते हैं म्यू पी एन। से इट इज इक्वेशन नंबर 2। पी के की वैल्यू उठाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। We have delta will be equals to mu pf minus fe pf plus fe minus mu pn और इसको हम लिख सकते हैं म्यू कॉमन ले लें अगर हम, पी एफ माइनस पी एन प्लस एफ ई, इस तरह से लिख सकते हैं। और पी एफ में से पी एन निकाल दें तो ये बचेगा एफ एन। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू म्यू एफ एन
प्लस एफ. So it is equation number 3. रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग ट्रायंगल FEA और FLA ये कॉन्ग्रुएंट है. As triangle FEA is congruent with triangle FLA. Therefore, delta will be EA will be equals to EL EA equals to EL equals to T. हाँ, Yes, sir. एक मिनट होल्ड करना होगा. हेलो, हाँ मैडम. गुड मॉर्निंग. नो मैम, अभी मेरी क्लास है, आप 11 बजे आ जाएंगे. हाँ 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 हाँ, कोई नहीं. हाँ 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 हाँ. ओके. हाँ, और एफ इक्वल्स टू एफ एल हो जाएगा. एफ ई इक्वल्स टू एफ एल. ये दोनों वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें, therefore delta equals to mu Fn प्लस Fl, और Fn प्लस Fl ये बन गया NL. Fn प्लस Fl ये बन गया NL. डेल्टा इक्वल्स टू म्यू NL. So it is equation number 2. तो NL कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने ट्रायंगल कंसीडर कर दिया N, L और T. ये ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि एफ एन जो है, एन ई जो है वो नॉर्मल है पी एफ रे के ऊपर. राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने एन एल ई. फ्रॉम ट्रायंगल एन एल ई
तो यहाँ से हम cos r प्लस थीटा निकाल सकते हैं। एंड इट विल बी इक्वल्स टू इस ट्राइंगल से NLE ट्राइंगल से cos r प्लस थीटा की वैल्यू निकाला है, तो इट विल कम्स आउट, ये राइट एंगल है, मीन्स NL ओवर EL। NL ओवर EL, और EL को हम ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, EA प्लस EA प्लस AL। तो ये वैल्यू इन एक्चुअल में AL होगी। दिस वन विल बी AL। NL ओवर EA प्लस AL, यानी NL ओवर 2T। EA की वैल्यू T, AL की भी वैल्यू T, तो मीन्स T प्लस T इक्वल्स टू 2T। तो NL इक्वल्स टू हो जाएगा, लिख गया तक? यस सर। तो NL की वैल्यू आ गई यहाँ से, और NL इक्वल्स टू 2T cos r प्लस थीटा। इक्वेशन नंबर 5। ये वैल्यू उठाकर रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 4 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी हैव डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा। So it is equation number 6। तो कितना पार्ट डिफरेंस होगा, 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो लाइट हमारी वही एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है, एयर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में आ रही है। तो लाइट जैसा कि स्टोक्स लॉ में हम जानते हैं कि डेंसर से जब रेयर में आती है तो λ/2 का पाथ में चेंज आता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस विल बी effective path difference will be 2 mu t cos r plus theta माइनस λ/2। तो इतना पार्ट डिफरेंस होगा। से इट इज इक्वेशन नंबर 7। तो इस पार्ट डिफरेंस से हम स्टडी करेंगे कि कहाँ हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और कहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा।
चलिए कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन यहाँ चेक कर लेते हैं। कहाँ पर होगा? केस 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जैसा कि हम जानते हैं पार्ट डिफरेंस जो है वो इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ होता है। मीन्स डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। तो इक्वेशन 7 से अगर हम पार्ट डिफरेंस की वैल्यू रखें तो ये बन जाएगा 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n लैम्डा बाई 2। और यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 म्यू टी cos r plus theta will be equals to 2n plus 1 lambda by 2। मीन्स जैसा कि हम रिफ्लेक्टेड केस में थिन फिल्म में हमने देखा था कि पार्ट डिफरेंस जो है और मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, तो उसी तरह से बैच शेप्ड फिल्म के अंदर भी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव को भी देख सकते हैं हम। डिस्ट्रक्टिव कहाँ मिलेगा? तो केस सेकेंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा कि हम जानते हैं और मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ पर मिलता है। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं मीन्स 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से हम देखते हैं जो पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी cos r प्लस थीटा इक्वल्स टू इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ मिलता है या n लैम्डा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हमें इवन मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ वेवलेंथ पर मिलेगा या n लैम्डा पर मिलेगा। So it is equation number 9। तो इस तरह से बैच शेप्ड फिल्म के अंदर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो स्टडी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है। थिन फिल्म के केस में हमारी यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म थी,
तो उस केस में हम कह सकते थे कि जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कांस्टेंट थिकनेस की होंगी, लेकिन यहाँ तो वेल शेप्ड फिल्म है, थिकनेस कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, तो क्या यहाँ जो फिल्म बनेंगी उनकी विड्थ भी कांस्टेंट होगी या उनकी विड्थ चेंज होगी? तो इस अगर चेंज होती है तो किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर और कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ यहाँ तक हो गया सभी का? यस सर। चलिए विड्थ और कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमें दो कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस जो हैं उनकी पोजीशन का डिफरेंस चाहिएगा। तो इसके लिए हमने कुछ कंसिडरेशन किए। चलिए, तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक फ्रिंज कंसीडर कर ली। फॉर मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैक्सिमा भी बोलते हैं। तो फॉर मैक्सिमा वी हैव मैक्सिमा के केस में हमारे पास कंडीशन है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई nth मैक्सिमा हमारा इस पोजीशन पर बन रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा था। अगर हम नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ एयर की फिल्म लें तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में थीटा इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल इंसिडेंस के केस में जिस एंगल से लाइट पड़ती है उसी एंगल से लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। यस फॉर नॉर्मल इंसिडेंस and air film R will be equals to 0 and mu will be equals to, air के लिए mu की वैल्यू 1 होती है, therefore ये दोनों वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2 म्यू टी कॉस थीटा, सॉरी म्यू भी जो है 1 हो गया तो 2t कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। से दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो अब हमें क्या करना है कि हमें थिकनेस वाले फॉर्मूले को अपने पोजीशन के फॉर्मूले में चेंज करना है, मीन्स लेटरल पोजीशन के केस में। तो अगर हम देखें हमारा nth फ्रिंज ई पॉइंट पर बन रहा है, ओ हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने पर टी थिकनेस आ रही है, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारी ये nth फिल्म की डिस्टेंस बनेगी। तो इसको xn नाम दे दें, अगर हम इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं।
यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ई पॉइंट है जहाँ पर हमारी nth फिल्म बन रही है। ये ओ पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये थीटा हमारा एंगल है। और ये ए पॉइंट है जहाँ पर की फिल्म की थिकनेस टी हमने कंसीडर की है, nth फिल्म की थिकनेस टी कंसीडर की। तो इस डिस्टेंस ओ ए को हमने लेटरल पोजीशन इस फिल्म की एक्सएन मान ली, तो इससे डिनोट कर दी एक्सएन। तो फ्रॉम फिगर हम ये लिख सकते हैं T इक्वल्स टू एक्सएन टेन थीटा। T को हम लिख सकते हैं एक्सएन टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू टी ओवर एक्सएन आ जाएगा। यस सर। इस वैल्यू को उठाकर हमने रख दिया इक्वेशन नंबर 10 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड 11 we have टू एक्सएन टेन थीटा cos theta equals to 2n plus 1 lambda by 2 और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2xn sin थीटा equals to 2n plus 1 lambda by 2। इक्वेशन नंबर 12। तो ये हमारे पास nth मैक्सिमा की लेटरल पोजीशन आ गई। nth मैक्सिमा की। अब हमें कंज्यूगेटिव मैक्सिमा चाहिए, मीन्स n प्लस 1 का मैक्सिमा चाहिए। तो फॉर n प्लस 1 मैक्सिमा हम लिख सकते हैं 2xn प्लस 1 साइन थीटा, और n की जगह हम रख देंगे n प्लस 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2n प्लस 3 lambda by 2 से इट इज इक्वेशन नंबर 30। तो इक्वेशन नंबर 13 को 12 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। दो कंज्यूगेटिव की डिफरेंस चाहिए ना हमें। तो फ्रॉम इक्वेशन 12 एंड 13 from equations 12 and 13 डिफरेंस करेंगे तो 2xn प्लस 1 माइनस xn साइन थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेम्बा।
यस सर। और इसको हम ओमेगा लिख सकते हैं, तो 2 ओमेगा, क्योंकि ओमेगा फ्रिंज विड्थ, तो xn प्लस 1 और माइनस xn जो है ये ओमेगा बन गया, तो 2 ओमेगा साइन थीटा इक्वल्स टू आ गया लैम्डा। एज आप चाहे तो लिख सकते हो एज ओमेगा इक्वल्स टू xn प्लस 1 माइनस xn। तो यहाँ से आप फ्रिंज विड्थ की टर्म में ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, और ओमेगा इक्वल्स टू लैम्डा ओवर 2 साइन थीटा। It is इक्वेशन नंबर 14। अब देखिए जो फिल्म बनती है, इन एक्चुअल में उस फिल्म की जो थिकनेस होती है वो माइक्रोन में होती है, 10 टू द पावर -6 के ऑर्डर की होती है। तो आप समझ लीजिए कि थीटा कितना छोटा होगा। तो फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा के बराबर। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा will approximately equals to theta। तो इक्वेशन नंबर 14 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, therefore ओमेगा will be equals to lambda over 2 theta। तो ये एयर के लिए था। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वापस इसके अंदर ऐड करें, तो फॉर ए मीडियम और refractive index mu then omega will be equals to lambda over 2 mu theta। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ओमेगा जो है ये डिनोट कर रहा है कि वो लैम्डा और म्यू और थीटा इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मीन्स एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ वेव के लिए जो फ्रिंज विड्थ है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर हम एंगल ऑफ वेव चेंज करते रहें तो फ्रिंज विड्थ चेंज होती रहेगी। तो इस तरह से हमें वेव शेप्ड फिल्म के अंदर भी मालूम पड़ता है कि जो फ्रिंज विड्थ है वो कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती सर। तो ये हमारा वेव शेप्ड फिल्म था। सर हाँ सर, वहाँ पे ये साइन थीटा जो थीटा के बराबर है, अगर ये थीटा नहीं पता है या फिर मतलब मालूम नहीं है, तो वहाँ पे T/x ये 1 मिनट पीछे कीजिएगा सर।